हाँ भाई नमस्कार, राम लालों, श्याम लालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर पढ़ाई चल रही है। पक्का? सोच लो। यस सर। तो अपन पढ़ते हीट ट्रांसफर, टाइम खराब नहीं करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं तुरंत प्रभाव से। और अपन बात कर रहे थे हीट ट्रांसफर में, अपन बात कर रहे थे थर्मल रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर रहे थे? थर्मल रेजिस्टेंस की। और हाँ सर, फॉर्मूला आया था एल बाई के। लास्ट टर्न पे याद कर, एक सवाल कराया था जिसमें ए वेरी कर रहा था, याद है कि भूल गए हो? तुम मेरी बातें याद रखते नहीं हो। और ये भी बताया था 12 से रिलेटेड है। कई बच्चे वही कहते हैं सर कोर्स कब खत्म होगा, चिंता मत करो बहुत अच्छे से होगा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। जून में आपका अप्रोक्सीमेटली हम 11th का कोर्स खत्म करा देंगे, उसके बाद 12th चालू हो जाएगी। 12th का पोर्शन फिजिक्स में थोड़ा कम होता है, इसलिए बहुत आसानी से अपना कोर्स सब खत्म होगा, बहुत बढ़िया से होगा, पक्के से एकदम, है ना। उसके लिए परेशान नहीं होना, उसको हमें आता है। कोर्स तो हम चाहें तो फटाफट भी खत्म कर सकते हैं, है ना, पर खत्म करना और अच्छे से खत्म करना ताकि आपके नंबर अच्छे से आए। क्या जो चैप्टर पढ़ रहे हैं समझ आ रहे हैं अच्छे से? अरे यस और नो? ओके, तो ऐसी बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसके लिए हम हैं। इतने सालों से वो काम करा रहे हैं भाई, हमें पता है कब कैसे खत्म करना है और कैसे अच्छे से खत्म करना है ताकि बच्चे के अच्छे से नंबर आए। कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए। चलिए भाई, तो बार बार कहता हूं 11th 12th के सिलेबस को अलग मत तोड़िए, वो एक ही हिस्सा है हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। यस और नो? यस सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके चलो भाई आ जाओ भाई। याद कर, ये वाला कराया था, बोला था एरिया चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एरिया। ओके बहुत बढ़िया, इसका आंसर अपन निकाल लिया था, आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया। एक और करते हैं, देख अगेन स्टैंडर्ड सवाल। इसे ना फ्रस्ट्रम कहते हैं ऐसी चीज को। मान ली शेप ऐसी है, ठीक, और आपका हीट करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। समझ में आ रहा है? मैं ही कराऊंगा सवाल, परेशान मत होना, मैं ही कराने वाला हूं सवाल, बस तुम तो सीख लो, तुम्हें समझ आना चाहिए। स्टैंडर्ड सवाल है ये, मैं ही करा रहा हूं, देखो। ओके, एल लेंथ ये ए ये बी, ए और बी सच दैट, ये क्यों दे रखा है अभी बाद में समझा दूंगा, इसे अभी लेना देना नहीं है। इफ इट्स थर्मल क्वांटिटी इज के एंड द हीट करंट थ्रू इट इज आई एज शोन, देन फाइंड आउट थर्मल रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, तो हीट ऐसे बह रही है सर, तो एल तो लगातार एल दिख रहा है, एल तो लगातार एल दिख रहा है, पर ध्यान से सोच, अगर हीट ऐसे जा रही है, सोच क्या चेंज हो रहा है, फिर से सोच, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है? और हाँ सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बढ़ता जा रहा है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है तो एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। देख फिर से स्टैंडर्ड सवाल कैसे, देख 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 देख, सुन। मान लेते हैं कि यहां से x पे जाके ऐसे एक dx की अपन स्ट्रिप ले लें। ओके, dx मोटाई की, ये इसका r रेडियस। ये पहले तो ये जो चीज बनेगी ये क्या बनेगी? फ्रस्ट्रम ऐसे है, समझ में आ रहा है ना कैसे है? ऐसे है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना एकदम, ऐसे। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ सर, समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या? सोचो अगर x पे जाके dx की एक ऐसे एलिमेंट ले लें, वो क्या बनेगा, सोच के देखो। क्या वो एक डिस्क है? और हाँ सर, जिसका रेडियस मैंने r मान लिया। अच्छा, अब एक बात सोचो, ऐसी डिस्क 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 डिस्क, क्या अनंत डिस्क में इसको तोड़ सकते हैं? क्या अनंत डिस्क में इसको तोड़ सकते हैं? अरे हाँ ना तो बताओ। हाँ सर तोड़ सकते हैं। क्या सभी डिस्क में क्या कॉमन है? सभी डिस्क में बोलो क्या कॉमन है? सर सभी डिस्क में करंट कॉमन है, मतलब ऑल द थिन डिस्क आर इन सीरीज। मतलब क्या इसके अक्रॉस अगर अपन छोटी सी रेजिस्टेंस जी आर निकालें तो क्या आर टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आर? अरे हाँ ना बोलो, ये पिछली टर्न पे लास्ट सवाल में भी बात बोली थी, वैसा ही सवाल है, स्टैंडर्ड है, हो सकता है आपको नहीं हो पर स्टैंडर्ड है इसलिए मैं समझा रहा हूं। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके, अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें। सोचो भाई, वाह रे भाई, ठीक भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुन, डी आर लिखो। अगर डी आर लिखो तो देखो, पता है डी आर कैसे लिखोगे? देखो एल कितना, बोलो, हीट ऐसे जा रही, बोलो एल कितना सर? डी एक्स बाई के, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, पर इसमें एक लफड़ा, एक्स भी वेरिएबल, छोटा आर भी वेरिएबल। अरे हाँ सर, एक्स भी वेरिएबल, छोटा आर भी वेरिएबल, तो इंटीग्रेट कैसे कर लोगे? हाँ सर, तो या तो एक्स आर की टर्म्स में पता होना चाहिए, या मतलब आर और एक्स में एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो आसानी से करा जा सकता है। ध्यान से सुनो, इसे ओरिजिन मान, ये ए है, ये बी है, ठीक। इसे ऐसा समझ, इसे x मान, इस एक्सिस को r मान। तेरे को नहीं लगता ये r और x में एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन, ये? और हाँ देख, इस ग्राफ को ऐसे समझ, ये r, ये x, ये a से स्टार्ट होके b तक गई, ये a, ये b। अरे हाँ सर, तेरे को लगता है ये स्ट्रेट लाइन है r और x में? अरे हाँ सर, तो क्या r और x में रिलेशन निकाल सकते हैं? हाँ सर, y बराबर mx प्लस सी। हाँ, c क्या ये होता है? अरे हाँ, तो r बराबर mx, m क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या हुआ? b माइनस ए बाई एल। कंफ्यूज मत हो, टेन थीटा इक्वल टू b माइनस ए बाई एल। सोचो। अरे हाँ सर, r इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल, एम एक्स, बिल्कुल सही, प्लस ए। क्या इंटरसेप्ट जहां पर अपन गिरते हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। क्या r और x में रिलेशन आ गया? क्या r और x में रिलेशन आ गया? अरे हाँ, इस रिलेशन को सवाल मैं ही बताऊंगा, डिफरेंशिएट करो। r और x ही तो वेरिएबल हैं, तो डी आर इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है तो 0। अरे हाँ सर, ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू बी माइनस, डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एल इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, तो डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इंटू 1 प्लस 0। ए तो कांस्टेंट है। सोचो, तो dx की वैल्यू क्या आई? dx की वैल्यू आई एल डी आर अपॉन बी माइनस ए। इस वैल्यू को उठाकर यहां रख दो। इसके लिए निकाला था रिलेशन, थोड़ी मैथ्स है, आनी चाहिए, पर स्टैंडर्ड सवाल है। अच्छा, यहां उठा के रख दो, तो क्या dr की वैल्यू आई एल बाई के पाई, एल बाई के पाई बी माइनस ए डी आर बाई आर स्क्वायर। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब बोल, क्या अब सिर्फ छोटा आर बचा है वेरिएबल? बिल्कुल सही। तो देखो, इंटीग्रेट कर लो, तो आर टोटल यानी कि आर कंडक्टिविटी, आर थर्मल, इस के पाई बी माइनस ए। आर की लिमिट कहां से कहां तक? देखो, आर ये है, आर सबसे कम क्या है? ए। खत्म कहां पर हो रहा है? बी पर। तो ए से लेकर बी तक 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर ए से लेकर बी तक। सो आर टी इक्वल टू एल बाई के पाई बी माइनस ए 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। सो आर टी इक्वल टू, देख 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी लिखोगे तो ऊपर आएगा बी माइनस ए, नीचे आएगा ए बी। बी माइनस ए एक दूसरे को मार देगा। एल बाई के ऊपर नीचे आएगा पाई ए बी। अरे हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? नहीं। हाँ देखा, आंसर आ रहा है क्या? बस चेक कर ले।
अरे हाँ, एल बाई पाई ए बी के, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। शानदार सवाल, जोरदार सवाल, कॉन्सेप्ट भी, गणित भी, बेसिक भी। सर ये क्यों दे रखा था सर? ध्यान से समझ, ये इसलिए दे रखा है b माइनस ए एल से बहुत छोटा। क्या ये, ध्यान से देखो तो क्या ये बताता है थीटा इज स्मॉल? हाँ, थीटा स्मॉल से क्या हुआ? सोच जब डिस्क बनी ना ये वाली, तो सोच थोड़ा सा, हालांकि उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं समझ, सोच डिस्क कैसे बनी, जो पतली वाली डिस्क। तो ध्यान से देख, तो अपन ने इन वाले गैप को नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट, ये जो मैंने कर रखा है, ऐसा तभी कर पाए नेग्लेक्ट व्हेन थीटा इज स्मॉल। हाँ सर, इसलिए वो दे रखा है। हालांकि तुम्हें सॉल्व करने में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम इतना सोचते ही कहाँ हो, बट वो रियलिटी में इसलिए दे रखा है कि जो डिस्क बनी ना, उसमें जब डिस्क थोड़ी सी बनी तो सब एक्स पे जाकर डिस्क गया तो टेढ़ा हुआ ऐसे थोड़ा सा, वो टेढ़ा अगर बहुत टेढ़ा हो गया तो क्या डिस्क में के वो जो ट्राइंगल ऊपर बन रहे हैं जिनको अपन नहीं कंसीडर कर रहे हैं वो बड़े हो जाएंगे। पर अगर थीटा छोटा हुआ तो फिर उनसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने कंसीडर नहीं करे हैं। अरे हाँ ना बोलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें। प्रदा जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक सर, एल बाई के पाई ए बी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, सुने, नेग्लेक्ट व्हेन थीटा इज स्मॉल। ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई, हो गया हो गया हो गया। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। ओके, हो गया भाई, हो गया। हाँ, तो अगर ऐसे थर्मल रेजिस्टेंस निकालने वाले सवाल आ जाएं, क्या हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब देख, यही जो तुमने रजिस्टर में पढ़ा था, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसकी एनालॉगी वापस ला रहे हैं। देखो, क्या आर इक्विवेलेंट जो लिखते थे, क्या वो बेसिकली अगर सीरीज में होते थे तो क्या सेम होता था? करंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस V2, तो ये डेल्टा V इक्वल टू V1 प्लस V2 पीछे दिखाई दे रहा है अच्छे से। क्या आर इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2? अरे हाँ, ऐसे ही क्या अगर दो रॉड जोड़ दोगे, ऐसे अगर दो रॉड, देखो ध्यान से, अगर ऐसे तो रॉड जोड़ दो, सोचो, ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, ये एरिया A1, ये एरिया A2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2। क्या ये दोनों रॉड सीरीज में हो गई? क्या इनका आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो? अरे हाँ, क्या आर इक्विवेलेंट लिखेंगे? R1 प्लस R2, पर क्या R1 है L1 बाई K1 A1, R2 है L2 बाई K2 A2। क्या ये बिल्कुल सिमिलर कहानी है? सीरीज में क्या सेम होता है? सर करंट सेम होता है, इसलिए I R1 प्लस I R2 इक्वल टू I R इक्विवेलेंट लिख देते हैं। I मर जाता है और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 आ जाता है। R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इनमें क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं क्या क्या करेंगे जब 12th में करंट में आएंगे, शानदार तरीके से 9-10 लेक्चर यही करना होगा जो भी यहां पे तैसे में खत्म कर रहे हैं। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। क्या बात समझ में आ रही? सीरीज क्या इन द सेम वे पैरेलल हो सकता है? अरे हाँ ना बोलो भाई। पैरेलल में क्या होता है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये तो अपन ने बता दिया। हाँ, डेल्टा टी इक्वल टू, अब डेल्टा वी की जगह क्या आएगा? डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। कहानी वो ही, आर इक्विवेलेंट इज RT1 प्लस RT2। ये तो उधर ही करके बता दिया। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ, अरे पक्का? आगे बढ़ जाऊं? तो बेसिक अगर सीरीज सीरीज से सवाल आएंगे, क्या मैं कर सकता हूं?
हाँ सर कर सकते हो। ओके, और सुन, पैरेलल तुम जानते हो क्या पैरेलल में क्या सेम होता है सर? करंट I बराबर I1 प्लस I2, I को लिख सकते हैं V बाई आर इक्वलेंट। करंट अलग अलग होता है, सेम क्या होता है? पोटेंशियल। यहां से आया I, यहां गया I1, यहां गया I2, क्या I बराबर I1 प्लस I2। अगर इसको आर इक्वलेंट से रिप्लेस कर लें तो ये V और ये I, क्या I को लिख सकते हैं V बाई आर इक्वलेंट, क्या I1 को लिख सकते हैं V बाई R1, क्या I2 को लिख सकते हैं V बाई R2। V ने V को मार दिया, 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या ये अपना पुराना 10वीं का ज्ञान है जो यहां भी थोड़ा काम आ रहा है, 12वीं में तो बहुत आएगा बेसिक से, तब फिर दोबारा प्रूफ कराऊंगा, पर फटाफट करा दूंगा। समझ आपको आ रहा है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लो भाई आ गया। अगर इसको अपन कंपेयर कर लें किससे? अपने इस हीट वाले से, तो देखो, ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो। हाँ, इसको देखो, ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया मान लो अपन ने, देखो तो ये IH1, ये IH2, ये TH-TL इक्विवेलेंट ले लिया अगर आपने, तो सोच के देखो, ये आ गया अपना डेल्टा T बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल्टा T बाई, क्या कॉमन होगा अगर रॉड्स पैरेलल होंगी? तो डेल्टा T बाई RH1 या RT1 प्लस डेल्टा T बाई RT2। डेल्टा T ने डेल्टा T को मार दिया। अगर अपन सोचें तो क्या RT1 को लिख सकते हैं L1 बाई K1A1, RT2 को लिख सकते हैं L2 बाई K2A2। अब रख दो, आंसर आ जाएगा। कहानी वही है, अभी सवाल आएंगे और फील आने लगेगी। पहले तो क्या सीरीज पैरेलल की बेसिक बात समझ आई? अगर रॉड को सीरीज, पैरेलल का मतलब जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो, सीरीज का मतलब जब करंट सेम हो। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आ गई। क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? बढ़ जाओ सर। बिल्कुल परेशान मत हो सर। देख, 3 rods X and Y Z are connected in series as shown. One of the ends of the rods X and Z are exposed 100 degree to the atmosphere at temperature 100 degree centigrade and 0 degrees respectively. Find out the temperature T1 in the interface of X and Y. X and Y. ये यानी कि यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का है T2, ये निकालना है। बाकी सारी चीज़ें आपको दे रखी है। अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो सब क्या सेम है? पहले बताओ। सीरीज। क्या सेम है? सीरीज, यानी कि करंट सेम है। जितना X से निकलेगा उतना ही Y में जाएगा, उतना ही Z में जाएगा। करंट सेम है, मतलब तीनों सीरीज में है। अब देख इसकी रेजिस्टेंस क्या है? RX L बाई KA, RY क्या है? L बाई 2K2A। ओके, इसकी कितनी है? RZ की 2L बाई KA। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान सुनना, अच्छे से समझना, फील करना। क्यों ना अपन एक काम करें, ये कितना है? L बाई 4K, इसको R मान लो, तो सोच ये 4R है। हाँ सर। अच्छा, ये R है और ये 4R है, तो ये 8R है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मतलब क्या मैं ऐसा मान सकता हूं समझने के लिए? कि ये 0 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 4R, ये R, ये 8R। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले बताओ, यहाँ पे T1 निकालना है। अभी निकाल लेंगे, पहले समझो अच्छे से। मान लो करंट I बह रहा है। क्या I की वैल्यू है डेल्टा T, दैट इज 100 बाई आर इक्विवेलेंट। क्या टोटल अगर इन तीनों को एक साथ देखें तो क्या I टोटल कितना है? I पूरा I सर होगा डेल्टा T, तीनों को मिलाकर डेल्टा T 100 बाई आर इक्विवेलेंट। हाँ सर, क्योंकि इस सिस्टम को हम ऐसे बना सकते हैं, R इक्विवेलेंट कितना? 8R, 4R, 12R, 13R। सही चल रहा हूं क्या? हाँ, ये 0, ये 100। तो भाई I की वैल्यू आ गई
100/13R। अरे हाँ सर, क्या ये I 4R में भी होगा? क्या यही I R में भी होगा? क्या यही I 8R में भी होगा? तो क्यों ना 4R के लिए इक्वेशन लगाएं। तो I इक्वल टू 100 माइनस T1/4R। अरे तुम्हें नहीं आया, यानी कि दैट इज इक्वल टू 100/13R। R ने R को मार दिया, इम्प्लाइज 1300, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, 1300 माइनस 13T1 इक्वल टू 400। सो 13T1 इक्वल टू 900। सो T1 इक्वल टू 900/13 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 900/13 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया क्या? वहीं पे करके बताता हूं, देखो। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, सोच के देख, तो करंट के भी सवाल यही होंगे, उनमें और डीप में जाएंगे। अभी यहां उतना ही सीखते हैं जितना हीट में काम का है। अरे हाँ ना बोल, अरे सोच लो। अरे हाँ, सोच T2 निकालना हो तो क्या T2 के लिए 8R लगा दो, तो T2 माइनस 0/8R इक्वल टू I, दैट इज 100/13R। R ने R को मार दिया, यानी कि 13T2 इक्वल टू 800, यानी कि T2 इक्वल टू 800/13 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे हाँ सर, बात तो आपकी एकदम क्लियर है। हाँ हो गया। सोच क्या इस तरह के सवाल आगे कर लेंगे क्या? बीच में किसी भी जंक्शन पे टेम्परेचर पूछेंगे क्या? कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। बात तो समझ आ रही है सर, एनालॉगी भी समझ आ रही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोनों चैप्टर अच्छे होते जाएंगे। हाँ सर, हाँ सर, क्लैरिटी तो आ रही है सर। पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, बिल्कुल सही सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो, सोचते चलो। ठीक भाई, T2 इक्वल टू 800/13 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, आगे चलते हैं। हो गया तो आंसर आ गया अपना। क्या आगे क्या आंसर T1 T2 का देखो तो कैसे करा, बोलो क्लियर है क्या? 900/13 डिग्री सेंटीग्रेड, 800/13 डिग्री सेंटीग्रेड। जो करा, जो समझा, बिल्कुल सही है। एक और लो, 3 rods X and Y Z, ये तुम कर सकते हो। अब आर कनेक्टेड, वन ऑफ द एंड्स ऑफ द rods X, Y and Z आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर एट 100 डिग्री एंड 0 डिग्री फाइनल टेम्परेचर T एट द इंटरफेस ऑफ X and Y Z, मतलब इस जगह पे। अब सोचो इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा, पहले सोचो। सोचो सब लोग, ये सवाल तुम कर सकते हो। ध्यान देखो, दो ये पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, ऐसा बनेगा ही। तुम कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो, अरे कॉमन सेंस से बोलो भाई। ओके सर, आई विल डू इट सर। देखो, आसान करने के लिए ऐसे लिखते हैं, इसका आर है, आर एक्स है, L/KA, RY है, L/2KA, RZ है, L/4KA। इसको मान लो अगर R, सबसे छोटे वाले को R मानो ताकि सब मल्टीपल में ही आए, है ना? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2R, हाँ बिल्कुल सही, और ये हो गया 4R, बिल्कुल सही। यानी कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो देखो, ये आया था 4R, ये आया था 4R, ये आया था 2R, और ये आया था R। सही कर रहा हूँ ना? हाँ सर, सही सा तो लग रहा है ना? अब देखो, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया? देखो, 4R और 2R, क्या ये 1/R इक्विवेलेंट इज 1/4R प्लस 1/2R। क्या ये दोनों सीरीज में है? मैं सब सही तो कर रहा हूँ ना? हाँ, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कहीं मैंने पीछे गड़बड़ करी है। रुक जाओ, ये R2 गड़बड़ हुई है कहीं, ये 2L है। हाँ 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 हाँ,
तो ये 2L है तो ये L/2K है, तो L/2K अगर R है तो ये भी R है, और ये, हाँ, और ये 2R है। अब सही है, अब सही है, देखो, अरे देखो सही है क्या अब? हाँ सर, हाँ सर, L/2K इक्वल टू R, L/2K इक्वल टू R और L/K इक्वल टू 2R। ठीक, अब सही है, अब सही है। 2R R R, ये भी R, ये 2R, तो ये दोनों 2R और R पैरेलल हो गए, तो 1/R इक्वलेंट क्या हुआ? 1/2R प्लस 1/R। सो R इक्वलेंट इज 2R इंटू R। वैसे जब भी दो चीज़ें पैरेलल में हो तो डायरेक्ट याद रखो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, खैर कोई बात नहीं, 2R/R अपॉन 3R, तो R ने R को मार दिया तो 2R/3, तो ये कितनी हो गई? 2R/3, और ये हो गया कितना? R, और ये 0 डिग्री और ये 100 डिग्री। क्या आई अपन निकाल, मैं दो तरीके से सवाल को करके बताऊंगा, पहले समझो अच्छे से, ठीक है ना? पहले बेसिक से सिखा रहा हूँ जैसे आपको आना चाहिए, फिर एक तरीका और बताऊंगा ताकि आगे आने वाले सवालों को तुम वैसे कर पाओ। ठीक, चलो भाई, 2R/3 R, अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात। आप समझे ये 2R/3 और R, क्या इसका R इक्वलेंट आ गया 2R/3 प्लस R, यानी कि आ गया 5R/3। ओके, यानी कि I की वैल्यू आ गई 100/5R/3, यानी कि 300/5R। बोलो क्लियर? यानी कि 60/R। सही कर रहा हूं क्या? 60/R इज द I वैल्यू, करेक्ट। क्या अगर ये T निकालना है तो क्या R में भी वो ही करंट जाएगा? तो यहां पे लिख लो, R में लिखो इस जगह I की वैल्यू T माइनस 0/R, और I की वैल्यू कितनी है? 60/R। R ने R को मार दिया, T की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे मानना तो पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर बोल के ऐसे अगर रॉड रॉड मिलाने वाले सवाल आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आते, बहुत ज़्यादा इस प्रकार के सवाल इधर उधर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट करंट में आएंगे, यहाँ पे बेसिक ही आएंगे, इसलिए बेसिक बेसिक पे ही बात कर रहे हैं, बेसिक से बल्कि थोड़ा ऊपर ही बात कर रहे हैं। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बात सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? चलो भाई चलो भाई चलो भाई, 60 डिग्री आ गया। हाँ सर, देखो मैं इस सवाल को एक और तरीके से करना सिखाता हूँ तुमको, है ना? ध्यान समझ। तुम अगर एक बात समझो कि इसे बोलते हैं जंक्शन। ये उतार लिया सबने? अनदर मेथड सिखाते हैं, उतार लिया सबने? मैं एक और तरीका सिखाता हूं, उसका अगला सवाल उसी का रिप्लिकेट है, तुम ट्राई करना, ठीक है ना? इसे अपन करंट में जानेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से। अभी कॉमन सेंस से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। कैसे करते हैं सुने। पहले तो नॉर्मल प्रोसीजर उतार लिया सबने? हाँ सर, अब सुन अनदर तरीका सुने। देख, इसे बोलते हैं जंक्शन। अच्छा, अगर तुम एक बात सोचो अच्छे से, तो इस जंक्शन पे जितनी हीट आएगी उतनी ही जाएगी, ये खुद तो कुछ रखता नहीं है। तो इस जंक्शन के लिए अगर बात करें, इसे बोलेंगे जंक्शन। क्या बोले? जंक्शन। टी अननोन है। इस जंक्शन पर जितनी हीट आएगी उतनी जाएगी, मतलब टोटल कितनी होगी? 0। अगर मैं बात करूं तो इस जंक्शन पर नेट हीट ट्रांसफर शुड बी 0। यस और नो? जब करंट डेंसिटी पढ़ोगे ना तो नेट हीट की जगह चार्ज आ जाएगा, उसे बोलेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अभी मत कंफ्यूज हो, कॉमन सेंस से सोचो। ये जो जंक्शन है ये अपने पास कोई हीट रखता भी नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा देता भी नहीं, जो आती है उसे भेज देता है। तो नेट हीट ट्रांसफर्ड, आना और जाना, कुल मिलाकर क्या 0 होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है।
अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि अज्यूम T लार्जेस्ट, ऐसा मान लो, होता नहीं, मान लो T सबसे बड़ा है। अगर T सबसे बड़ा है तो क्या इधर भी हीट भेजेगा I1, इधर हीट भेजेगा I2, इधर भेजेगा I3? सर सब जगह भेजेगा तो आएगी कहां से? इसका मतलब I1, I2, I3 में से कोई तो पॉजिटिव होगा, कोई तो नेगेटिव होगा। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ हाँ सर, तो वो अपने आप आ जाएगा क्योंकि हमने T को सबसे बड़ा मान लिया। तो अब अपन क्या करें? सर ने बोला कि भाई जंक्शन पर टोटल हीट करंट 0 होना चाहिए, तो क्या I1, इस कंसेप्ट को अच्छे समझे, I1 किसी भी जंक्शन पर क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अरे हाँ, क्या टोटल हीट फ्लो इज 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। अज्यूम द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज द लार्जेस्ट एंड राइट डाउन I1, I2, I3। अपने आप नेगेटिव आ जाएगा जिसको आना होगा। हाँ सर, सोच, अगर मैं T को सबसे बड़ा मानूं तो I1 क्या है? I1 क्या लिखेंगे? देखो याद करो, ये आया था अपना 2R, ये आया था अपना R और ये भी आया था R, ठीक। I1 देख क्या लिखेंगे? क्या I1 लिखेंगे T माइनस 100, क्या यहाँ का टेम्परेचर 100 है, ये 100 तो ये भी 100 तो ये भी 100। अरे हाँ सर, T माइनस 100 अपॉन 2R। I2 क्या है बोलो सर? T माइनस 100 अपॉन R। I3 क्या है सर? T माइनस 0 अपॉन R इक्वल टू 0। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये R R R उधर चला गया, T माइनस 100 प्लस 2T माइनस 200 प्लस 2T इक्वल टू 0। बोलो समझ आ रहा है क्या? T 2T यानी कि 5T इक्वल टू 300, मतलब T इक्वल टू 60 डिग्री। और हाँ सर, क्या आपको इस सवाल का यह तरीका भी समझ आया है कि जिस जगह का टेम्परेचर ना पता हो और उस वहां पे 3-4 रॉड मिल रही हो तो उस जगह पर क्या नेट हीट फ्लो 0 होना चाहिए? तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 और T को सबसे बड़ा मान लो, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। सोच कैसे? अगर T को तू यहां 60 रख तो क्या I1 और I2 दोनों नेगेटिव आ गए? दोनों नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो आपने डायरेक्शन का फ्लो माना था वो उल्टा है। जो आपने डायरेक्शन का फ्लो माना था वो उल्टा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, मौज के साथ कह रहे हो सर। बोलो क्लैरिटी है क्या? अरे बोलो क्लैरिटी है क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? हाँ सर, हाँ सर, बात तो आपकी सही है। क्या तरीका समझ आया? अगला सवाल इसी तरीके से होगा और तुम करोगे। अगला सवाल इसी तरीके से होगा और तुम करोगे और उसकी खूब डिटेल स्टडी करेंगे, जड़ भर भर के, और पता नहीं कैसे दिल वाले ये वाले पता नहीं कितने सवाल कराऊंगा जब करंट में आएंगे। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही है, कम नहीं है। हाँ, समझ आ रहा है क्या? प्रोसीजर समझ आ रहा है? हाँ सर। तो जिस जंक्शन का टेम्परेचर ना पता हो, जंक्शन मतलब दो से ज्यादा जुड़े हो, दो में तो बहुत आसान हो ही जाता है, पर दो से ज्यादा जुड़े तो जंक्शन में T मान लो, उसको सबसे बड़ा मान लो, टोटल हीट करंट लिखो, उसे 0 कर दो। क्यों? लॉजिकल है, अपने आप T आ जाएगा। ओके सर। बोलो क्या अगला सवाल ट्राई करोगे क्या? अरे हाँ ना बोल दो। हाँ सर, ट्राई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो आए हैं पढ़ने। चलो आ जाओ। 3 rods X, Y and Z are currently shown. Find out the temperature T at the junction of the rods. If other end of the rods are exposed to the atmosphere at temperature 0, 50 and 100 degree respectively, assume no heat loss to the surrounding. बताओ इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? रॉड का ये वाला एंड 0 X का, ये 50, ये 100। जो सिखाया वैसे करो। रॉड के एल के सब दे रखे हैं, उनको आर के टर्म्स में निकाल लो। अभी सिखाया है, कर सकते हो तुम लोग। अभी सिखाया है, T को सबसे बड़ा मान लो और I1 I2 I3 कर लो, कर सकते हो तुम लोग। इधर I1, इधर I2, इधर I3।
हाँ सर कर सकते हैं, बोलो करके बताओ, कर सकते हो तुम लोग ये सवाल, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। पहले आर आर लिखो अपनी अपनी टर्म्स में, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा। अब तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों एक तरफ, सब एक तरफ हो गए, मैं अकेला हो गया हूँ। मेरा साथ तो तुम ही दोगे, क्या कहते हो भाई, मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाँ तुम ही तो मेरा सहारा हो, क्या कहते हो भाई? हाँ सर, हाँ सर। चलो भाई 0 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री ये डिग्री करो। चलो देखते हैं, इसका जो आर एक्स है वो है एल बाई के ए, ये आर वाई है 2l बाई 2ka, मतलब ये भी l बाई के ए, ये है आर जेड, ये है l बाई 4ka। हाँ तो इससे अगर r मान लें तो ये 4r है और ये भी 4r है, मतलब रियल सर्किट ऐसा है। ये 4r, ये 4r, ये r, ये 100 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये t, ये I1, ये I2, ये I3। t को सबसे बड़ा मान लो, हीट करंट जाते हुए मान लो, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा सर के फॉर्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से। I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए, बोलो I1, बोलो I1। सर t माइनस 0 बाई 4r, बोलो I2, t माइनस 50 बाई 4r, बोलो I3, t माइनस 100 बाई r इक्वल टू 0। r ने r को मार दिया, t प्लस t माइनस 50 प्लस 40 माइनस 400 इक्वल टू 0। देखो मास्टर गलती तो नहीं कर रहा, t 40 60 इक्वल टू 450। हाँ सही कर रहा हूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल सही, क्यों ऐसे 3 से मार लो तो ये कितना हो गया, 2t इक्वल टू 150, t की वैल्यू 75। देखो आंसर सही आ रहा है क्या? देखा तो, अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, आंसर आया 75। क्या ऐसे जंक्शन वाला सवाल भी आ जाए, क्या मैं कर सकता हूं? बेसिक सीरीज आ जाए मैं कर सकता हूं, बेसिक आपका बेसिक पैरेलल आ जाए मैं कर सकता हूं, ऐसे बेसिक जंक्शन वाला आ जाए क्या मैं कर सकता हूं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो आ जाओ मेरे रेनबो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आ जा। हाँ यार चलो, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब आ जाओ, चलो भाई हो गया सर, ये हो गया, अच्छा लग रहा है सर। हाँ बोले समझ में आया क्या? ये अपने जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मुझे बताओ R1 R2 R3 R4 और R5 ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक, ऐसे। फिर कह रहा हूँ इसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन करंट में जाएंगे, अभी इसको एक बार सीख लेते हैं बस, ठीक। ओह अब समझ। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग सब, अगर ये इधर टी हायर है इधर टी लोअर है, ऐसा कोई सेटअप है, इसमें बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल? अगर ऐसा कोई सेटअप है इसमें कौन सीरीज कौन पैरेलल? बोलो बोलो, कौन सीरीज कौन पैरेलल? कौन सीरीज कौन पैरेलल? बोलो। क्या R1 R3 पैरेलल है? क्या R1 R3 पैरेलल है? नहीं।
यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर अलग हो सकता है, यहाँ का भले सेम है, नहीं। क्या R1 R2 सीरीज है? क्या R1 R2 सीरीज है? नहीं। बीच में R35 घुस गया? हाँ। ध्यान से देखो तो इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। अरे हाँ सर, यानी कि क्या ऐसे गुच्छे भी बन सकते हैं जिनमें कोई सीरीज पैरेलल ना हो? बिल्कुल। देख, यह ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। और हाँ सर, यानी कि ऐसे गुच्छे भी बन सकते हैं जिनमें सीरीज पैरेलल ना हो। हाँ बिल्कुल सही। अब ऐसे पहले बताओ, ऐसे 5 के सेटअप को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल। ये मेरा नाम है, ये स्टैंडर्ड होता है, कई जगह काम आता है, इसलिए फिर कह रहा हूं अभी ज्यादा नहीं, अभी बेसिक सीख लो बस। बाकी इस पे पूरी करीब 1 लेक्चर ही पीएचडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे अपन, सिर्फ करंट में। अच्छा, इसी से तो बनेगा मीटर ब्रिज, अच्छा इसी से बनेगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, अच्छा हाँ ऐसे ही बता रहा हूं, देख मुझे आगे का भी आता है। अच्छा अभी इतना तो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या कर रहे हैं सर? देखो, ऐसे 5 के रेशनल के गुच्छे को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें हमें कोई सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा, बोलो क्लियर। पर हम जो पढ़ते हैं वो होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका क्या मतलब? अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुन, बैलेंस्ड व्हीट, पहले बताओ कैसे इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इस तरीके को? हाँ, पर जो हमारे कोर्स में है अभी एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए, आगे अनबैलेंस्ड भी पढ़ा के बताऊंगा। अनबैलेंस्ड मतलब जिसमें जो मैं कहने वाला हूं वो नहीं होगा। हमारे कोर्स में जो है उसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले तो 5 रेशनल के ऐसे गुच्छों में सीरीज पैरेलल नहीं होता, पर हम एक स्पेशल टाइप का पढ़ रहे हैं जिसे बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि करंट इन R5 0 है, इसमें करंट है ही नहीं। ऐसा R1 R2 R3 R4 को लिया गया है। R1 R2, कंडीशन यह है कि R1 R2 R3 एंड R4 are taken such that I in R5 is equal to 0. Current in R5 is 0. ओके सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा अब सोच, पहले अपन वैसे तो रिलेशन याद रखना है। अब ये कि R5 में अगर करंट 0 है तो R1 R2 R3 R4 में क्या रिलेशन है? सवाल की तरह करते हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3 R4 फॉर बिलो कंडीशन। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि मैं तब बैलेंस हूं जब R5 में कोई करंट नहीं जाएगा। जब R5 में कोई करंट नहीं जाएगा तो बताओ R1 R2 R3 R4 में क्या रिलेशन होगा? ये सवाल है, सॉल्व करके बताता हूं। हालांकि प्रूफ से कोई जा लेना नहीं है, फील के लिए कराता हूं। सुन, यहां पे अगर करंट 0 है तो समझो, यहां पे अगर कोई करंट नहीं है तो यहां का अगर टेम्परेचर T है तो यहां का भी T है। क्यों T है? अरे सर करंट है ही नहीं तो क्यों टेम्परेचर ड्रॉप होगा? जो टेम्परेचर यहां है वो यहां होगा, क्यों? डेल्टा T इक्वल टू IR। तो डेल्टा T 0 मतलब T सेम, यानी कि यहां T तो यहां भी T। देख, यहां पे करंट मान लो गया I1 और यहां गया I2, यहां से आया I1 तो यहां भी गया I1। बोलो क्यों? बोलो क्यों? बोलो क्यों?
अरे सर क्योंकि आई इसमें R5 में तो कुछ गया ही नहीं, और यहाँ से I2 तो यहाँ भी कितना गया I2, बिल्कुल सही। अब देख R1 के लिए देख क्या लिख सकते हैं, TH माइनस टी इक्वल टू I1 R1। हाँ सर, एंड TH और I2 के लिए देख, TH माइनस टी अगेन इज I2 R3। क्या ये इक्वेशन समझ आई है? देख R1 और R3 के अक्रॉस सेम टेम्परेचर डिफरेंस है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों जगह T सेम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि R5 में करंट 0 है। और हाँ सर, ऐसे ही सोच, क्या T माइनस 0 R2 और R4 को देखेंगे इक्वल टू I1 R2 इक्वल टू I2 R4। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, गॉट योर पॉइंट सर, समझ आया सर, मजा आ रहा है सर। अब सुन, 1 और 2 को डिवाइड कर ले, THVS तो छोड़, ये वाली देख, क्या I1 कट जाएगा? हाँ, R1 R2 इक्वल टू R3 बाई R4, यानी कि R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3। और हाँ सर, यानी कि अगर बीच वाले में करंट नहीं जाना है ऐसे गुच्छे में, तो R1 अपोजिट R1 इंटू R4, अपोजिट वाले मल्टीप्लाई इक्वल टू इधर वाले अपोजिट वाले मल्टीप्लाई। अगर बराबर हो गए तो भाइयों और बहनों बीच वाले में करंट नहीं जाएगा, और जब ये रिलेशन होल्ड करेगा तो भैया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। और जब ये होल्ड करेगा तो जब R5 में करंट जा ही नहीं रहा तो R5 को लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज विल रिड्यूस टू दिस लेवल R1 R2 R3 R4। अब क्या R1 R2 बैलेंस्ड में पैरेलल सीरीज नजर आ रहे हैं, तो इसका R इक्विवेलेंट होगा ऐसा, टिक 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 टिक, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 सीरीज, ये R3 प्लस R4। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हुआ? ऐसे डरना मत, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझो इस बात को कि बीच वाला अगर उड़ गया तो सर्किट ऐसा बन गया। अब तो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, तो मैंने इसे फील कराई, पर ऐसा कब होगा? जब ये रिलेशन होल्ड करेगा। जब ये रिलेशन होल्ड करेगा तो ये गुच्छा जो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता था वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। हमारे कोर्स में यही है अभी। अनबैलेंस्ड जब ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, वो थोड़ी टफ स्टडी है जो 12th में करंट में करेंगे, हालांकि वहां पे भी ज्यादा नहीं आती है। अच्छा सर, बात तो समझ आई, जो मैंने बोला वो दिमाग में याद होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा जो डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नजर नहीं आते, पर अगर उसमें कंडीशन लगा दो कि बीच वाले में कोई करंट ना हो, ऐसा होने के लिए रिलेशन होना चाहिए अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन बराबर अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो बीच वाला उड़ जाएगा, तो सर्किट सॉल्व करना बड़ी बात नहीं रह जाएगा। तो सर्किट सॉल्व करना बड़ी बात नहीं रह जाएगा। बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, क्या बात समझ आई? हाँ सर। समझ तो आई सर, अच्छा भी लगा सर। उतार लो, एक आध सवाल कराऊंगा आगे बढ़ जाएंगे, फिर एक आध सवाल कराऊंगा आगे बढ़ जाएंगे फिर। बोलो भाई। हाँ, ध्यान समझो, अपन हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, उसका भी सबसे पहला हिस्सा कंडक्शन, और कंडक्शन पढ़ते पढ़ते अपन थर्मल रेजिस्टेंस में आ गए, और थर्मल रेजिस्टेंस की पूरी करंट डेंसिटी वाली कहानी पढ़ रहे हैं अपन, सही बताऊं तो। अच्छा
हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें, सुनते चलो। ओके, हो गया भाई, हो गया। तो R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3, अपोजिट वाला। अब देखो हो गया, सब हो गया, सब समझ आ गया हमें। आ जाओ, अब देख, 5 thermal resistors A, B, C, D, E are connected as shown. The temperature at the junction of thermal resistance A, C and E is 100 डिग्री सेंटीग्रेड and ये 100 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 6, ये 4, ये 8, ये 3, ये 5। बोलो, तुम तो ए पार्ट छोड़ो, आई बताओ, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? बता दो फटाफट, क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? बता दो। आई क्या होगा, 5 वाले में क्या करंट होगा? फटाफट बताओ, ओरली बताओ। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बीच वाले में क्या करंट होगा? फटाफट बताओ। अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, बताओ बताओ। क्या आई में करंट क्या बैलेंस्ड है? 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3, 6 इंटू 4 बराबर 8 इंटू 3। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये चमत्कार है सर? क्या तुम्हारा आंसर आई का 0 आ रहा था? हाँ, ये चमत्कार है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। अरे तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम बन गए। ध्यान दो, एक बार तुम्हारे एग्जामिनेशन में ऐसे बेवकूफ बनाया हुआ है, ऐसा ही सवाल आया हुआ है। बच्चा देखते हो, अरे वाह व्हीटस्टोन ब्रिज, इधर उधर मल्टीप्लाई करा, देखा अरे व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। सर है तो सही। अरे भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज में तब होता जब इधर और 100 डिग्री और इधर 0 डिग्री होता। अरे हाँ सर, इसमें तो टेम्परेचर ऊपर और नीचे है। अरे हाँ सर, बेवकूफ बन गए सर हम तो। हाँ, बने थे क्या बेवकूफ? अरे बने थे क्या? हाँ, ध्यान दो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता जब ऐसे होता। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके ओके, अब तो सवाल आसान है, ध्यान से देखो। तो ये चमत्कार है, बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। अरे हाँ सर, बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो तीनों सेक्शन पैरेलल में हैं। अरे 6 और 8 14, 4 और 3 7 और 5 सब पैरेलल हैं। हालांकि जो मुझसे पूछा हो तो कुछ है ही नहीं। क्या तीनों में? ध्यान से देख, क्या इस 5 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या 100 है? तो आई क्या हुआ, 100/5 20। अरे हाँ सर, डायरेक्ट आ गया तो करना ही नहीं था कुछ। आंसर 0 नहीं था, 20 था। 5 के अक्रॉस 5 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100। थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है? 5, तो 100/5 वॉट, यानी कि 20 वॉट। IH खत्म आंसर। ऐसा जब सवाल आया था, सब बच्चों ने पहला ऑप्शन था 0, सबने 0 टिक लगा दिया। 0 था ही नहीं आंसर, क्योंकि बेवकूफ बनाया। इसलिए कराया सवाल कि व्हीटस्टोन ब्रिज देखते ही भावुक नहीं हो जाना है, अपनी दिमाग लगानी है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के और भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, 12th में करंट में पढ़ेंगे। अभी पहले ही इसको ज्यादा पढ़ चुके हैं, इसको इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा वैल्यू दे चुके हैं। बाकी इसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे अपन, और परेशान ही नहीं होना। अरे बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, 20 वॉट आ गया सर, तो हम समझ गए सर, बिल्कुल बढ़िया सर। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी हो गई। एक मैंने आपको जंक्शन वाली बात कहानी सुना दी थी, मैंने आपको सीरीज पैरेलल थोड़ा थोड़ा सिखा दिया, सब थोड़ा थोड़ा सिखाया है, इसमें सब डिटेल में आएगा उधर। और ये थोड़ी सी कहानी और जो आपको कभी कभी आती है, किसमें? इसी में, हीट में। सोच, क्या ये तीनों सीरीज में नजर आ रहे हैं? हाँ,
अब सवाल ये होता है कि अगर आप इनकी बजाय शेप यही रखो, पर शेप यही रखो, पर मतलब मटेरियल एक ही कर लो। समझना अच्छे से। मैं इस, अगर तुम देखो तो ये तीन जो रॉड जुड़ी हुई हैं, इन तीनों रॉड की बजाय एक ही मटेरियल से इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना चाहूं, शेप वही रख रहा हूं, तो ये जो एक मटेरियल होगा इसका के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? सवाल ये होता है। सवाल समझना अच्छे से कि मान लो तीन रॉड थी, K1 A1 L1, K2 L2 A2, K3 A3 L3। इन तीनों का ध्यान देखो तो सीरीज में नजर आ रही है। मैं चाहता हूं मैं इस पूरे सेटअप को एक ही मटेरियल से रिप्लेस कर दूं, शेप वही रख लूं, शेप वो ही रख लूं, तो बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा? तो बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा? इफ वी रियली वांट टू रिप्लेस दिस सिस्टम by a single material system, then what should be the K of that material, single material? क्या आपको मेरा सवाल समझ आया है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, सवाल तो आपका समझ आया है, मौज भी आ रही है। अब सुन, क्या इसका आर इक्विवेलेंट और इसका आर इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए? आर इक्विवेलेंट फाइनल, ये तो लॉजिकल है। ओके, अब देखो देखो देखो, क्या इनिशियल आर इक्विवेलेंट कितना है? क्या R1 प्लस R2 यानी कि L1 बाई K1 A1 प्लस L2 बाई K2 A2 प्लस L3 बाई K3 A3, क्या ये इनिशियल आर इक्विवेलेंट है? ये फाइनल आर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। अब देखो, क्या इसको भी तीन में तोड़ लो? बिल्कुल, L1 बाई K A1 प्लस L2 बाई, अब K सेम हो गया सब में, K A2 प्लस L3 बाई K A3। और हाँ सोच, मैं तो कह रहा हूं, अब देख तो K, यही तो K इक्विवेलेंट है। अरे हाँ, तो K इक्विवेलेंट क्या है? देख, L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 प्लस L3 बाई A3 अपॉन L1 बाई K, फॉर्मूला रटने नहीं है, सवाल की तरह सोचो बस, L2 बाई K2 A2 प्लस L3 बाई K3 A3। फॉर्मूले रटने की समझने, लॉजिक समझना है कि ऊपर वाले का और नीचे वाले का अगर रिप्लेस करें तो आर इक्विवेलेंट तो सेम होना चाहिए ना। अरे हाँ सर, बस सोच, अगर L4 A4 होता तो क्या आता? तुझे समझ में आ गया तो सोच जनरल फॉर्मूला क्या लिख देंगे? जनरल देख, सिग्मा Li बाई, सिग्मा समझते हो समेशन, सिग्मा Li बाई AI, ऊपर से देखो सिग्मा Li बाई KI AI। अगर तीन की जगह 4 5 6 हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो कैसे लिख सकते हैं? अरे हाँ ना, रटना नहीं है इसको, सिर्फ समझ लो एक बार। अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। इफ देयर आर मल्टीपल मटेरियल्स एंड वी वांट टू रिप्लेस इट बाय अ सिंगल मटेरियल, देन व्हाट शुड बी द के ऑफ दैट मटेरियल? सम इन many of the industries we need to calculate that. How you calculate that? This is a procedure for series. This is a procedure for series. सोचो ऐसा प्रोसीजर क्या अगर पैरेलल में भी लाना हो, क्या हम ला सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल ला सकते हैं। अगली कहानी वहीं से है, अगली कहानी वहीं से है। चलो उतार लो इसको फटाफट, उतार लो इसको फटाफट। अरे बोलो भाई, अरे उतार लो भाई, उतार लिया? हाँ सर, उतार लिया सर, बहुत बढ़िया सर। चलो तो आ जाओ, पैरेलल वाला देखो, ट्राई करोगे? K1 A1 L1, K2 A2 L2, K3 L3 A3। इफ यू रियली, इनको पास पास चिपका के, इफ यू रियली वांट टू रिप्लेस देम बाय सेम मटेरियल, देन व्हाट विल बी द के इक्विवेलेंट? पैरेलल है ये, देखो पैरेलल क्यों? टेम्परेचर सेम है। अरे हाँ सर, बताओ, अरे बताओ, कर सकते हो तुम लोग। आर इक्विवेलेंट इनिशियल इक्वल टू आर इक्विवेलेंट फाइनल। मैं भी लिख रहा हूं, तुम भी लिखो। खुद भी लिखो,
ऐसे ही टाइम पास है, तुम कर सकते हो। चलो सोचो, अब देखो मेरी तरफ, मैंने सही लिखा है क्या? अरे देखो भाई, अरे मास्टर सही कर रहा है क्या? देखो भाई, देखो भाई, अरे सोचो भाई, अरे मास्टर ने सही लिखा है क्या? देखो भाई, अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, लिख तो आप सही रहे हो सर। K1 A1 बाई L1 प्लस K2 A2 बाई L2 प्लस K3 A3 बाई L3। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? यस सर। आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आया सर। तो आ जाओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आ जाओ। कर पाए? हाँ सर कर पाए। सिंपल है, मतलब को रटना नहीं है इनको, बस दिमाग में सेट रखना है। ऐसे कभी सवाल आ जाए तो हमें करने आने चाहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हो अब पता है 2-3 बहुत शानदार सवाल आएंगे, तीनों में ही कराऊंगा। सही बताऊं तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पढ़ाने के हिसाब से सवाल करा रहा हूं, तीनों में ही कराऊंगा, तीनों जोरदार हैं, है ना? हाँ भाई, थोड़ा तो अच्छा पढ़ाऊंगा ना। हाँ, इसे ध्यान से सुनना, अब जो सवाल आने वाले हैं 3 आएंगे। आज तो शायद एक ही अपन कर पाएंगे या 1 या 2 कर पाएंगे, पर अगले टर्न पर कुल मिला के 3 कराऊंगा ये। अच्छा, ध्यान सुनना। अच्छा, मैं ही कराऊंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। सवाल पढ़ते हैं। वन एंड ऑफ अ रॉड इज मेंटेन एट अ फिक्स टेम्परेचर TH। ओके, ये जो वो जो कहानी थी ना बेसिकली अपनी, जो बेसिकली करंट के सिमिलर थी, वो खत्म हो गई अब। उसमें अपने व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ लिया, के इक्विवेलेंट भी पढ़ लिया, जंक्शन का थोड़ा बात भी पढ़ ली, सीरीज पैरेलल भी पढ़ लिया, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना भी सीख लिया। वो सब सेक्शन कॉमन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अब अपन वापस अपनी हीट वाली बेसिक चर्चा पे आ जाते हैं, कंडक्शन पे। बोलो क्लियर? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सुन, देख, one end of a rod is maintained at a fixed temperature TH while the other end is attached to a container having water of mass MW। एक समझ कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड पे टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो TH ही है। रॉड KAL दे रखी है, पर जो इधर रॉड है ना वो एक कंटेनर में रखी हुई है जिसकी इनकी स्पेसिफिक हीट SW है, मास उसमें जो लिक्विड है उसका MW है, और उसकी जो डेंसिटी है वो ρW है, और उसका टेम्परेचर T है। सो जब इधर से, और TH हायर है T1 से, ठीक, ये दे रखा। अब कुछ सोचो कि जब ये TH तो चेंज नहीं हो रहा, पर जब अभी तक तू जितने भी सवाल कर रहा था देख, TH और TL दोनों चेंज नहीं हो रहे थे। हाँ, तू ध्यान से सोच, तो अभी तक तूने जितने भी सवाल करे, जितने भी मैंने तेरे को कराए, TH और T कोल्ड या T लोअर दोनों कांस्टेंट रहते थे, वो समय के साथ चेंज नहीं होते थे। हाँ, बात सर सही कह रहे हो, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं आती थी, ये IH कांस्टेंट आ जाता था। हाँ, ये भी सही है, पर अब लफड़ा है। लफड़ा क्यों है? क्योंकि आपने जो इधर की तरफ रॉड का सेक्शन रखा ना, उसमें जो वाटर रखा है वो एक लिमिटेड वाटर है। अब सोच, अगर हीट इधर से इधर आएगी तो क्या इस पानी का टेम्परेचर या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा? तो ध्यान से सोच, तो जो T लोअर टेम्परेचर है वो चेंज होगा। अरे हाँ सर, क्या जैसे जैसे हीट इधर से इधर आएगी क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा? तो क्या जब इक्वेशन लिखते हैं T लोअर, तो क्या T लोअर चेंज होगा? That is why this question is different from what we have done till now। ये उनका अपर वर्जन है, ये उनका अपर वर्जन है। और हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो समझो, TH कांस्टेंट है पर T1 तो चेंज हो रहा है, ठीक। अब देखो, अब समझने का प्रयास करें अपन। देखो, डरना मत, ध्यान समझो। मान लेते हैं एट एनी टाइम T टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड इज T। समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। मान लेते हैं कि एट एनी टाइम एट T इक्वल टू T टेम्परेचर इक्वल टू T, ठीक। बहुत छोटा
छोटा सा टाइम, पहले समझो, अगर किसी भी टाइम टी पर ये टेम्परेचर टी है, पहले मुझे बताओ कि अपनी आई क्या कहलाएगी, यानी कि डी क्यू बाई डी टी क्या कहलाएगा। आई एच यही होता है ना, के ए बाई एल, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी एच माइनस टी। इस समय लो टेम्परेचर टी है, बस इस समय क्या आई एच ये है। अब तेरे को लॉजिकली दिख रहा होगा कि समय के साथ अगर टी चेंज होगा तो आई एच भी चेंज होगा। और हां सर, हमसे पूछा गया कि किसी भी टाइम टी पर क्या टी है, पूछा तो ये गया है ना। खैर पहले लॉजिकली समझे, डी क्यू बाई डी टी इज आई एच which is not constant, it is changing with time because t is changing with time। हमने मान लिया किसी भी टाइम t पर जो t है वो t है, ठीक। सोचो, मान लो टाइम, थोड़ा इधर लिखता हूं कंफ्यूजन हो जाए नहीं होगा, एट t इक्वल टू टी टेम्परेचर इक्वल टू टी। मान लो टाइम हो गया t प्लस डी टी, बहुत छोटा सा टाइम बढ़ा, बहुत छोटा। मान लो आप टाइम ले रहे थे 10 मिनट, तो 10 मिनट 0.00000 dt टाइम, क्या टेम्परेचर में भी बहुत छोटा सा चेंज आएगा, t प्लस डी टी। हाँ, अब समझो, इस छोटे से टाइम में, इस छोटे से टाइम में क्या इस लिक्विड का टेम्परेचर dt बढ़ गया? हाँ, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय लिक्विड इन टी टू टी प्लस डी टी टाइम इज इक्वल टू, अब कैलोरीमेट्री, एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, एम एस डेल्टा टी, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू, डेल्टा टी कितना, कितना चेंज इन टेम्परेचर आया सर, बड़ा डी टी। नहीं समझ आया क्या? इस छोटे से टाइम में फील करना पड़ेगा, क्या इस छोटे से टाइम में जो एनर्जी आई, क्या वो उसने dt टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या msdt? यस सर। अब सोचो ये एनर्जी आई कहां से, ये तो रॉड से ही तो आई। क्या रॉड ने ही dt टाइम में, छोटे से dt टाइम में ये एनर्जी दी? मतलब क्या ये ही बेसिकली ये वाला dq है, ये जो छोटी सी एनर्जी है ना छोटे से टाइम में, वो यही तो है। अरे हाँ सर, ये रॉड ने जो छोटी सी एनर्जी दी उसी ने तो उसका टेम्परेचर बढ़ाया। कितना टेम्परेचर बढ़ाया? उसके लिए एमएसडीटी, ये एमएसडीटी तो डीक्यू है जो रॉड ने दी छोटे से टाइम टी में। यानी कि जो ये के ए बाई एल टी एच माइनस टी इंटू डी टी, क्या ये ही डी क्यू है और क्या ये ही एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी टी है? डरना मत, रियल खेल ये समझने का था। द एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉड इन dt टाइम should be the energy which has increased the temperature by dt. Oh ho. And we have taken a small time interval so that we can consider t as constant. Yes. Now it is understandable. Yes sir, now it is understandable. Okay. Now listen to me very carefully. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? dt by th minus t equal to mw sw ka, नहीं ये तो नीचे लिखे ना, इधर तो dt बाई तो ये आ गया, इधर क्या आया? ka बाई l mw sw dt। अरे बोलो भाई, अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। टिक टिक।
समय शून्य पर क्या लिक्विड का टेम्परेचर T1 था, समय T पर क्या इसका टेम्परेचर T निकालना है। अरे हाँ, 1/TH माइनस T का इंटीग्रेशन होगा माइनस ln TH माइनस T लिमिट T1 से T इक्वल टू KA/L MW। अब मैथ है थोड़ी सी, 0 dt का इंटीग्रेशन ये T, बोलो क्लियर। माइनस को उधर ले जाओ तो देखो ln TH माइनस T माइनस ln TH माइनस T1 इक्वल टू माइनस KA/L MW SWT। अब ये थोड़ी मैथ चल रही है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ln TH माइनस T, ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A/B, H माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस KA/L MW SWT। इधर ln को आगे ले जाओ तो TH माइनस T इक्वल टू TH माइनस T1 e की पावर माइनस KA/L MW SWT। ln को उधर ले जाते हैं तो e की पावर आती है ना, हाँ, और TH माइनस T को उधर ले जाएंगे तो TH माइनस T1 उधर आ जाएगा, तो TH की वैल्यू ये आ जाएगी। आंसर थोड़ा डरावना है, सवाल भी थोड़ा अच्छा है, पर कॉन्सेप्चुअल बात तो यहीं पर खत्म हो गई थी। कॉन्सेप्ट, बाकी तो गणित है। बोलो क्या बात समझ आई है। डरो मत कि सर हम कैसे करेंगे, अरे कर पाओगे अगर ध्यान से सोचोगे तो। और मैं देख रहा हूं अगर फील ले पाए ना तो भी तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ यार ऐसी बात भी थी जिसमें अगर टेम्परेचर चेंज भी हो रहा हो तब भी मैं सवाल कर सकता हूं। सोच इसका टफ वर्जन क्या होगा, सोच, दोनों सोच, इधर TH भी कांस्टेंट ना हो, ये भी चेंज हो ये भी चेंज हो, ये घटे ये बढ़े। अरे हाँ सर, रियलिटी में तो ऐसा ही होता है, एक हॉट बॉडी को एक कोल्ड बॉडी से जोड़ दो, इसका घटता है इसका बढ़ता है, दोनों का टेम्परेचर फाइनली सेम हो जाता है। हाँ, वो और अच्छा है इससे, वो भी कराऊंगा मैं तुम्हें, भले तुम्हें थोड़ा अपर लेवल का लगेगा पर फील के लिए तो कराऊंगा अगले टर्न पे। क्या कुछ कुछ बात समझ आई है या भैया सन्नाटे में चले गए हो? अरे बोल दो, अरे बोलो भाई। हाँ सर, आया तो है, आया तो है, 2 अच्छे सवाल और कराऊंगा, फिर अगली कहानी पर ले जाऊंगा। अरे बोलो क्लियर, अरे सोच लो, अरे पक्का, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। फील आ रही है, रेडी, मतलब सॉरी, कंडक्शन ऑलमोस्ट डन है, डन क्या डन ही है, 1-2 सवाल और अच्छे कराऊं बस, बाकी कन्वेक्शन अपने बहुत ज्यादा आता नहीं है तो अपन रेडिएशन पढ़ेंगे अब इसके बाद। बोलो क्लियर। हाँ सर, हाँ सर, रेडिएशन में दिमाग चलाना पड़ेगा भैया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो थोड़ी उसे फील कराऊंगा मैं आपको, परेशान मत हो, है ना। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, पक्का, डर तो नहीं लग रहा, ओके। चलो भाई, अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।